गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि क्लास 9 का वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है ना। और आपको भी पता होगा इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि थोड़ा सा 10th क्लास को मैं पता नहीं 10th क्लास का इस बार एग्ज़ाम, इस कारण से मैं उनका वीडियो थोड़ा पहले बना रहा हूँ। बट अब लगता है कि मुझे 9 क्लास का वीडियो लगातार अपलोड करना चाहिए और वो मैं करूँगा। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो क्लास 9 का लॉ ऑफ मोशन से है, जो कि सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बना दिया था। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बताया। तो अब मैं बताऊँगा न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, जो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है दो अलग अलग है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए जैसे ये न्यूटन का अगर कहा हुआ है तो ये एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि ये हर जगह सच है, ठीक है। और चूंकि फिजिक्स है तो हम देख सकते हैं इसको। तो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का, कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसका हमें उसका अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है, इक्वल मिलता है और अपोजिट मिलता है, ठीक है ना। अगर हम दीवार पर मार रहे हैं तो जितना जोर से हम दीवार पर मारेंगे उतना ही जोर से दीवार भी हमको क्या करेगा, मारेगा नहीं। मैं ये नहीं बोलना कि वो भी मुझे मारेगा, पर जैसे जितना जोर से हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो भी लगाएगा। और जिधर हम मारेंगे उसके अपोजिट लगाएगा, इक्वल लगाएगा। अगर हम 10 न्यूटन से लगा रहे हैं वो भी 10 न्यूटन से लगाएगा। ओके, हम देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल। और मैंने लिखा वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, ठीक है ना। वेन एवर जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, देन सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी। देखिए ये भी एक, जैसे अगर आपको बोला जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ बताइए, देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ एन एक्शन, ये भी बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है, द सेकेंड बॉडी पार्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, सेकेंड बॉडी पार्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम पे लगाता है। ये जान जाइए आप, ठीक है ना। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि फिजिक्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। और न्यूटन का थर्ड लॉ सब लोग बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। हम सब मजाक में बोलते हैं, कोई एक थप्पड़ मार दे तो एक मतलब बहुत सा उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद होना चाहिए। देखिए एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये देखिए बात मैंने यहाँ पर स्टार देकर इसलिए लिखा क्योंकि ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया कि न्यूटन लॉ के बारे में अगर आया थर्ड लॉ तो क्या होगा। पर ये जो बात ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रिएक्शन और एक्शन, ठीक है, क्या दोनों एक ही बॉडी पर होता है? तो देखिए नहीं होता। देखिए मैंने लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पर होता है। अगर हम दीवार पर मार रहे हैं तो ये मेरा एक्शन है जो कि दीवार पर हुआ, और दीवार हमें मारा वो रिएक्शन है जो कि हम पर हुआ, दो डिफरेंट बॉडी पर हुआ। और बहुत से एग्जांपल है जहां पर हम देखेंगे कि एक्शन मतलब एक्शन और रिएक्शन, क्योंकि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो एक्शन हम जिस पर किए अलग बॉडी पर एक्शन करेंगे और रिएक्शन जो होगा वो अलग बॉडी पर होगा। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जाम्पल को कोशिश करता हूँ समझाने का। हाउ डू वी वॉक, ये मैंने क्वेश्चन टाइप का लिखा है। हम कैसे चलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे चलते हैं। जो देखिए हम एक पैर अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाते हैं, ठीक, तो लेफ्ट जैसे ही हम पुश करते हैं जमीन को, वो जमीन हमें रिएक्शन करता है, तब जाकर हमारा पीछे वाला पैर उठता है, ठीक है ना। इसको गौर से आप देखिएगा ना तो समझ में आएगा। अगर हम व्हेनेवर वी वॉकिंग, जब हम टहल रहे हों, जब हम टहलते हैं तो फर्स्ट पैर जैसे ही हम अपना जो फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप अर्थ को पुश करता है, ओके। और जब अर्थ को पुश करता है तो अर्थ हमें
क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं तो वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारा पीछे का पैर फिर उठता है, फिर मतलब ये काम रेगुलर होते रहता है और हम चल सकते हैं। अगर एक्शन रिएक्शन ना हो, वी कैन नॉट वॉक ऑन अर्थ। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हाउ डू वी वॉक। फिर है वाई द गन रिक्वाइल। देखिए वाई द गन रिक्वाइल, गन समझ में आता है आपको, गन गन आप जानते होंगे। तो गन रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे की ओर ढकेलना। आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, आप लोग बहुत सी कहानियां सुनते हैं वैसे में, कि जब गन को फायर किया जाता है, फायर करने के बाद जब गन को चलाया जाता है, तो गन को चलाते हैं तो जितना तेजी से बुलेट आगे की ओर जाता है ना, उतना ही तेजी से वो पीछे का जो ये बना होता है वुड का, लकड़ी का बना, तो वो भी ढकेलता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं रिक्वाइल फोर्स। क्या कहते हैं, जितना वो जो पीछे की ओर ढकेलता है ना, उसको रिक्वाइल फोर्स बोलते हैं। और इसी कारण से देखिएगा कोई भी जब गन का ट्रेनिंग व्रेनिंग करता है तो उसको गन को चाहे तो उसको मतलब साइड में होता है या फिर उसको कंधे के नीचे रखा जाता है, ठीक है, ताकि कंधे के नीचे रखा जाता है ताकि वो रिकॉइल करे, तो ये जो पीछे का पोर्शन जितना जोर से ढकेलता है हमारे डैमेज ना करे, हमारे हाथों को या फिर चेस्ट को कहीं भी डैमेज ना करे। तो ये भी थर्ड लाइन पर काम करता है। अब कैसे थर्ड पर काम करेगा, देखिए गन जिस स्पीड से गया, दिस इज द एक्शन, और इस एक्शन कर वो बहुत तेजी से एक रिएक्शन पैदा करता है जो कि अपोजिट लगता है। गन आगे की ओर गया, बैक साइड पीछे की ओर होता है। ओके, फिर है द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन। जेट एरोप्लेन का फ्लाइंग जो होता है वो भी पीछे के बहुत तेज से वो हवा को छोड़ता है, बहुत तेज, और वो जो हवा तेज छोड़ता है वो एक एक्शन होता है, हवा तेज छोड़ना पीछे की ओर एक्शन, और इसके कारण जेट एयर में तेजी से गया वो रिएक्शन। इन द केस ऑफ बोट एंड शिप, सही बात है, बोट एंड शिप में आप देखिए उसमें भी क्या होता है कि जो आई थिंक क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो जो लकड़ी का होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं नदी पर, और जिसके कारण वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है हम पर, और नाव आगे की ओर बढ़ता है। अब इसको एनालाइज करके देखिए ना, ठीक है, नाव रख खड़ा है, ठीक है ना, और उसको पतवार बोलते हैं हिंदी में, हमको पता है, तो उससे ढकेलते हैं तो एक्शन वो हमें रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण हम आगे की ओर जाते हैं। तो दिस इज, और बहुत सा है हॉज पाइप का। हॉज पाइप आपको जानते हैं, मैं यहाँ पर तो इतना रिएक्शन देखा, हॉज पाइप का होगा। हॉज पाइप में जैसे फायरमैन होता है जो कि आग बुझाने वाले लोग होते हैं, फायरमैन का मतलब आग लगाने वाला नहीं, बुझाने वाला, ठीक है। तो जो आग बुझाने वाले होते हैं, देखिए वो जो हॉज को पकड़ते हैं, पानी बहुत फोर्स से पानी को जो है, तो हॉज को बहुत जोर से पकड़ते हैं पाइप को, ठीक है ना, और वो पाइप उनको एकदम लगातार वाइब्रेट कर देता है उनको। क्यों, क्योंकि बहुत फोर्स से पानी जा रहा है, एक्शन, और वो जो फोर्स देगा रिएक्शन, तो उसको संभालना पड़ेगा ना, तो फायरमैन बहुत जोर से पकड़ते हैं। और हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ये भी हो सकता है। हॉर्स पुलिंग ए कार्ट मतलब कि जब घोड़ा अपना जो घोड़ा गाड़ी को जो खींचता है तो घोड़ा फोर्स लगाता है, तब उसको रिएक्शन होता है, तब जाकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तो दैट्स दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, एंड आई थिंक मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का, और आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके बदले आपको भी फोर्स मिलेगा। आप कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं, आपके बदले उसके बदले फोर्स लगेगा। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। तो आई थिंक एंड आई होप दैट आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं, और इसके बाद हम एक टॉपिक और बताएंगे और इस चैप्टर को आप फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, देखते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं, मैंने बताया कि हमें है पढ़ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये देखते हैं। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ तक पहले समझिए कि जब दो बॉडी एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है ना, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है। देखिए इस बात को मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इस बात को सिंपल बताता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। सिंपल, एक कार है, ठीक है, कार, ठीक है, मुझे आपको पता है फिगर, और एक बस है, ठीक है, क्या है, बस, एक कार है और एक बस है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एक
सिंपल से बताता हूँ कि देखिए एक कार है और ये बस है, तो क्या होगा कि दोनों टकरा जाएंगे। बाय द वे इधर से आ रहा है, इधर से दोनों कोलाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्या होता है ना कि इन सब में क्या होता है कि ठीक है, मानते हैं बस के पास m ज़्यादा है, बस के पास v ज़्यादा है, इसके पास m कम है, v कम है। तो इससे क्या होगा, जब दोनों टकराएंगे तो बस जितना अपना फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कार पर लगेगा, और कार उतना ही मतलब जितना ये मोमेंटम को रिलीज करेगा उतना ही मोमेंटम ये गेन करेगा, और उतना ही दूर ये गिरेगा या फिर उतना ही दूर जाकर फेंकाएगा, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये मतलब कि अगर बाय द वे ये खड़ा है, एक और कंडीशन, अगर ये खड़ा है, बस आकर ठोक देता है, तो बस जो मतलब कि आकर जो कोलाइड किया, ठीक है ना, जब कोलाइड किया था तो वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है इस पर, और ये उतना दूर चला जाता है। मोमेंटम कहीं से बाहर से आता नहीं है, बल्कि एक दूसरे का मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। अब इतना मैंने बताया, चलिए कौन भाषा में बताया मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर दो बॉडी टकराते हैं तो दोनों बॉडी का जो मोमेंटम एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और ये सिंपल है, जिसके पास ज़्यादा होगा वजन भी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स अगर कार और बस टकराएगा तो कार उतना ही दूर भागेगा, मतलब जो ना फेंका जाना, बहुत दूर चले जाना, बस के मोमेंटम के बराबर, ठीक है ना, बस के मोमेंटम के बराबर। मैं यही आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये था मोमेंटम। अब मोमेंटम के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक्सप्रेशन निकालना है कि मोमेंटम का फार्मूला अगर आप क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये कभी कभी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखिए। मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सा चीज़ नहीं लिखा जो आपको लिखना है। सबसे पहले जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखिएगा तो आप पहले लिख लीजिए कुछ वर्ड्स को कि मान लेट ए कार हुज मास इज ए ट्रक, सॉरी फिर से, ए ट्रक हुज मास इज m1 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u1, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ए कार हुज वेट इज m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके। अब फिर बोलेंगे सपोज कि वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जब आएंगे तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले का मोमेंटम क्या होगा उसका, तो m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों का मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब कॉलिजन, तो आफ्टर कॉलिजन, ये जितने बातें मैं बता रहा हूँ सबको लिखना पड़ेगा आपको ऊपर। आफ्टर कॉलिजन जो ट्रक, ये ट्रक है ना, तो ट्रक का जो मोमेंटम m तो वही रहेगा, वजन थोड़ी ना घट जाएगा, ठीक है ना। m मास इक्वल टू m1, बट जो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ u1 था और यहाँ थोड़ा सा तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, तो हम उसको कांस्टेंट में जब लिखते हैं तो यहाँ पर u1, यहाँ पर क्या लिखेंगे v1, इसको क्या लिखिएगा v1, और ये हो जाएगा v2, ठीक है। और m2 जो कार का, उसका भी चेंज हो जाएगा। मैं देखिए ध्यान से देखिए, m1 इसका है, इसका भी m1 यहाँ पर है, m2 इसका है, क्योंकि मास कार और बस का ट्रक का थोड़ी ना चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो जब वो टकराते हैं तो क्या होता है, तो देखिए जब दोनों टकराएगा, व्हेन दे कोलाइड, देन आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट होगा। तो दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, तो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ये तो होगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक, देखिए ट्रक का जो फोर्स है एक्ट ऑन द कार, किस पर एक्ट होगा, कार पर। जब दोनों कोलाइड करेगा तो F1 फोर्स एक्ट करेगा ट्रक किस पर, कार पर, फॉर ए टाइम t, किस टाइम पर, t मान लेते हैं t टाइम पर कर रहा है। देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बिकम v1 टू v2, जो वेलोसिटी हो जाएगा ट्रक का,
सॉरी u1 टू ये u1 से नहीं, ऐसे इसको करेंगे u2 से, ठीक है ना। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, पर मैं गलत नहीं बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर सही है, u2 से v2 हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द फोर्स F1 इज ट्रक एक्ट ऑन द कार, जब कार पर ट्रक का वेलोसिटी होगा, मतलब कि प्रेशर फोर्स होगा, तो जो कार का u2 है वो v2 में चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है। एंड तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए v2 माइनस u2 बाई टी, ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना। तो v2 माइनस u2 बाई टी, सो F1 इक्वल टू ये हो जाएगा, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है m जो कि m2 है और ये F2, ठीक है। ये कार पर मैंने बताया आपको। अब आते हैं दूसरा, व्हेन द फोर्स F2 ऑफ द कार, अरे ट्रक लगाएगा फोर्स, तो क्या ये नहीं लगाएगा फोर्स, कार भी तो फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो जब फोर्स लगाता है तो ट्रक टी टाइम में ट्रक पर, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगी, u1 से v1, इसका भी तो u1 से v1 चेंज होगा, वेलोसिटी चार का चेंज होगा तो क्या ट्रक का नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू v1 माइनस v2, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा v1 माइनस u1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, v1 माइनस u1, और फिर वही फोर्स इक्वल टू ma, m ट्रक का ये है और a तो आपको पता है, हमें निकाल लिया। और हमको पता है कि F1 इक्वल टू F2 माइनस F2, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट लगता है एंड इक्वल फोर्स, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर t और t का कैंसिलेशन हो गया, बचा m2 v2 माइनस u2 और माइनस यहाँ पर ये इसको लिख दीजिएगा माइनस m2 v1 माइनस। अब मैंने क्या किया, टी कैंसिल कर दिया, फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m2 v2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस m2 u2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस में देकर, तो m1 v1 माइनस में हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तो ओके दैट्स क्लियर। तो अब क्या हो गया, मैंने सबको फिर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, m2 इसको फिर यहाँ से माइनस, ये जो ब्रैकेट है कैंसिलेट किया है, कैंसिलेट हो गया। उसके बाद m2 v1 v2 और m1 v2 इनको एक साथ मैंने ले आया, और फिर यहाँ पर ये तो आपको मैथमेटिक्स है। तो ये मिला में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। देखिए इससे क्या मैंने इतना चीज़ बताया, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, पर इसमें एक चीज़ है कि देखिए m2, इसका m2 प्लस v2, ठीक है ना, m2 v2 प्लस m1 v1, मतलब कोलाइजन के बाद का मोमेंटम और कोलाइजन के पहले का मोमेंटम इक्वल होता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ओके, इसके मतलब कि यही एक मेन रीजन है कि टकराने के पहले और टकराने के बाद ही क्या होता है, मोमेंटम सेम होता है। इनका मोमेंटम कहीं जाता नहीं है और इनका ना मोमेंटम कहीं से आता है। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बताया था कि कार टकराए तो कार वाला बस में जाएगा, ट्रक में जाएगा और ट्रक वाला कार में जाएगा। बाहर से कहीं से मोमेंटम ना आता है और ना इनका मोमेंटम कहीं जाएगा, एक दूसरे पर ही ट्रांसफर होता है। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस टॉपिक में मैंने जितना भी आपको बताया सब हो चुका है, अब सिर्फ एप्लीकेशन जानना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए एक बार। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए लास्ट में सिर्फ हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए लास्ट है, मैं भी थोड़ा खुश हो रहा हूँ कि चलिए 9 क्लास का एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए इसका एप्लीकेशन, सबसे पहले तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो
जेट एयरवेज आप जानते हैं, जेट और एरोप्लेन, सिंपल सा बात में लिखता हूँ, जेट एरोप्लेन, रॉकेट, ठीक है ना। रॉकेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ रॉकेट जब जाता है, उसको छोड़ा जाता है, तब देखिए क्या होता है, या फिर एरोप्लेन जो होते हैं, तो देखिए एरोप्लेन का जो पीछे का भाग, जो टेल भाग होता है, ठीक है ना, टेल, देखिए ध्यान समझिएगा कहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। तो टेल में क्या होता है, थोड़ा सा पीछे से गैसेस छोड़े जाते हैं, गैस छोड़ता है वो, और वो गैस बहुत स्पीड में छोड़ता है, और वो जो स्पीड में छोड़ता है ना, तो उस स्पीड के कारण हवाई जहाज का, एरोप्लेन का इतना ज़्यादा मास होने के कारण भी वो इतना ज़्यादा पीछे को इतना ज़्यादा फोर्स से छोड़ता है ना, कि वो स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करता है, और वही मोमेंटम के कारण एरोप्लेन ऊपर की ओर चला जाता है, रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है, स्पेसक्राफ्ट ऊपर की ओर चला जाता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, ये रॉकेट का हो गया। दूसरा एप्लीकेशन गन का, ठीक है। अब बोलिएगा सर गन का, तो देखिए गन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 9th क्लास में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गन वाले में क्या होता है कि बोल सकते हैं सिंपल, मास ऑफ बुलेट इनटू, क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है ना, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक फार्मूला भी मैंने बना दिया आपको, और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये भी एप्लीकेशन काम करता है जब गन को फायर किया जाता है ना। उस समय जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत मास कम उसका होता है, ठीक है ना। उसका मास मान लेते हैं कि m1 होता है, और इसका v1 छोटा छोटा है तो छोटा छोटा लिखे, ठीक है ना। तो इन दो, इसका मास का, बुलेट का मास और वेलोसिटी बुलेट का इक्वल होता है, उसी पर इसका रिक्वायल वेलोसिटी होता है, मास ऑफ गन, और दोनों का इक्वल हो जाता है। सोचिए, तो ये मास ऑफ कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन का मास मतलब मोमेंटम का कंजर्वेशन ना, ये भी तो ये एक मोमेंटम है कि नहीं, m इंटू वी, और ये भी एक मोमेंटम है, दोनों का इक्वल हो जाता है। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने का, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और ये आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, मैंने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का खत्म किया, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का किया, और 9th क्लास वाले थोड़ा सा मुझसे गुस्सा भी होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण, बट डोंट वरी। मैं अब आप सिर्फ कमेंट करते जाइए, आपको कमेंट में बताइए कि अगला जो मेरा चैप्टर है, मैं जल्द ही ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्द ही आपको ग्रेविटेशन का भी वीडियो मिलेगा, और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कमेंट कीजिए क्या आपको ज़रूरत है या नहीं। वो है कि इसका कुछ न्यूमेरिकल्स का मैं चैप्टर, मतलब न्यूमेरिकल्स का कुछ बनाऊंगा इसका, ठीक है, न्यूमेरिकल का वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होता है। तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कैसा लगा आपको वीडियो वो बताइए, और कोशिश करता हूँ मैं 9th क्लास का वीडियो अब जल्दी आपको प्रोवाइड होगा। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर लगता है कि अच्छा है, और आगे आप और अच्छे नॉलेज जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।